लेकिन यही मेरा सवाल है कि हालात को किस तरह से देख रहे हैं? हंटर बाइडन ने क्या कहा है, जो बाइडन के बेटे ने, जो बाइडन राष्ट्रपति रहे हैं अभी ट्रम्प से पहले थे। हंटर बाइडन ने बोला है कि इसराइल और ख़ास तौर से नेतन्याहू, इसराइली जो वज़ीर आज़म है, ये अमेरिका के लिए ही नहीं, उस पूरे रीजन के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं, यानी खतरा हैं। भाई मैं तो जो है मुमताज़ भाई कई दिन से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि उन्होंने जब भी बोला है सच बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला है। जब भी कहीं पे कोई मीडिया वाला जाकर के बैठ जाता है ट्रंप के सामने, जी हुजूर फरमाइए क्या बोलना है? जी मैं सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने तो अपने सोशल उसका जो है नाम भी जो है ट्रुथ सोशल रखा हुआ है, डोनाल्ड जे ट्रंप। तो अब आप बताइए, अब आपके जो है नाज़रीन कह रहे हैं कि उसने जब भी बोला है झूठ ही बोला है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि असलियत तो यही है। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ। बाइडेन के बेटे हैं हंटर बाइडेन, सब लोग जानते होंगे। टकर कार्लसन बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है। उसने सबसे पहला इंटरव्यू किया था इस्राएली वज़ीर दिफ़ा का, फिर नेतन्याहू का और फिर इस्राएली एम्बेसडर जो था इसराइल में, ये तकरीबन डेढ़ 2 साल पहले की बात है। तो वो अक्सर वायरल रहता है बंदा, और जो है वाशिंगटन पोस्ट और बहुत सारे वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह में। तो अब चूंकि एक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं टकर कार्लसन, जैसे हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे लोग हैं, रवीश कुमार हो गए, अजीत अंजुम हो गए और बहुत सारे लोग, जैसे कि आप हैं मुमताज़ भाई, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो जैसे बहुत सारे लोगों ने, तो वैसे ही टकर कार्लसन है। तो उसने एक इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट, देखा जाना चाहिए उसको और सुना जाना चाहिए, और उसको तो अब भारत के मीडिया ने भी प्रकाशित करना शुरू कर दिया है। हंटर बाइडन ने क्या कहा है, जो बाइडन के बेटे ने, जो बाइडन राष्ट्रपति रहे हैं अभी ट्रम्प से पहले थे। हंटर बाइडन ने बोला है कि इसराइल और ख़ास तौर से नेतन्याहू, इसराइली जो वज़ीर आज़म है, ये अमेरिका के लिए ही नहीं, उस पूरे रीजन के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं, यानी खतरा हैं। और एक ऐसा खतरा जो बिल्कुल जो है बहुत मजबूत, यानी मुस्तहकम, ऐसा नहीं जिसे नज़रअंदाज किया जा सके। उसके बाद एक और बात कही है, जो मैंने अक्सर कहा है आपके प्रोग्राम में, कि नेतन्याहू जब भी कभी किसी वज़ीर आज़म से मिलने जाता था यूरोप के या फिर कहीं और, तो उनके जो है वो जो उनका एक रूम होता है जहाँ पे बातचीत होती थी, तो वहाँ भी वो कुछ न कुछ ऐसे डिवाइस लगा दिया करता था आने से पहले। जैसे अभी आप देखिए ऋषि सुनक से पहले जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, असल में ब्रिटेन में इतने प्रधानमंत्री एक-एक साल में बदल जाते हैं कि सबके नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है कई बार। अब आप देखें कि भई अभी जो है 1 महीने पहले तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोई और थे, अचानक कोई और साहब आ गए हैं। तो ऐसे ही जो है वहाँ पे इतना बदलता रहता है कि मैं तो तकरीबन 3-4 साल में 5-6 तो देख लिए होंगे आप लोगों ने भी। तो कुल मिलाकर यह शायद बोरिस जॉनसन थे या कौन थे, तो उनका एक इल्ज़ाम आया था सामने कि मैं जो है मीटिंग में था और उसके बाद नेतन्याहू बैठे थे। जब नेतन्याहू गए तो जब हमने, वो एक होता है डिवाइस, सबका होता है, जहाँ कहीं अमेरिकन या फिर ये लोग आते हैं, तो फिर वो मशीन से पूरा चेक किया जाता है कि मीटिंग के बाद क्या हुआ। तो जब उस रूम में, तो देखा कि एक डिवाइस लगा के गया है नेतन्याहू, कि मैं तो रूम छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे पीठ पीछे तो ये कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए ऐसा आदमी है नेतन्याहू। उसके बाद एक थे सिलियो बर्लुस्कोनी, वो जो है वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं इटली के, मेलोनी से पहले, शायद उनसे पहले से पहले। तो उनका भी एक बयान है, उन्होंने बोला कि मेरी बात चल रही थी, नेतन्याहू आए थे, बैठे थे, मैं अचानक जो है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जो है बातचीत के दौरान कुछ मशवरा करने के लिए भी कुछ लोग थोड़ा-सा 2, 4, 10 मिनट के लिए बाहर जाते हैं कि मैं जस्ट अभी आया। तो वो जो है बाहर निकले थे, बाहर मतलब उस रूम से दूसरे उसमें गए होंगे अपने किसी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से या डिप्टी से या किसी से मशवरा करने, कि भई नेतन्याहू ये सब बातें कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसमें जो है मुश्किल से 10-15 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि जब मैं वापस आया और जब नेतन्याहू ने वो रूम छोड़ा और मैंने चेक किया, तो ठीक मेरे टेबल के नीचे एक डिवाइस पाया गया। अब आप बताइए, तो कुल मिलाकर ये है कि नेतन्याहू ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वो जो है फ़लस्तीनियों के लिए ख़राब है, जो शख्स खराब होता है वो सबके लिए खराब होता है। कई बार लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा गुंडा बदमाश बन रहा है। कई बार वही बदमाश अपने वालिदैन को भी थ्रेट देने लगता है और वो भी डरने लगते हैं अपने बेटे से कि भई ये तो क्रिमिनल बन गया। तो सूरत-ए-हाल वही है कि जो मॉन्स्टर जो है क्रिएट किया है मग़रिब ने इसराइल के नाम से, अब इसराइल एक ऐसा बड़ा मॉन्स्टर बन गया है कि वो खुद उनको खा रहा है, भस्मासुर बन गया है। तो ये तो रही हंटर बाइडेन की बात।
अब हम आते हैं जो बात आपने अपने इंट्रो में कही थी कि भाई जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे ट्रंप ने दावा किया है कि भाई पूरा स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है मेरा हुआ। तो मैं तो बोलूँगा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ही क्यों? चूँकि आपके नाज़रीन भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ट्रंप ने हमेशा सच बोला है, सच के अलावा कुछ नहीं बोला है। तो ट्रंप के अकॉर्डिंग तो पू पूरा ईरान डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ मैं। ट्रंप बोलते हैं, पूरी ईरान की नेवी डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ मैं। ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर चुका हूँ। ईरान की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ। कोई लीडर नहीं बचा है कि किससे बात की जाए, तो ईरान तो भीख माँग रहा है। तो अब पता नहीं कौन-सी भीख माँग रहा है कि फिर जो है ट्रंप को प्रूव करना पड़ता है कि अरे! ईरान अभी भी ज़िंदा है। तो आप बताइए कि अभी जो है आईआरजीसी का सिपाही पासदाराने इन्क़िलाब-ए इस्लामी जो है, उनका एक बयान आया है अभी, कुछ देर पहले, भारतीय समयानुसार 4-5 घंटे पहले। उन्होंने बोला है कि ट्रंप प्रूव करके दिखाएँ, कोई भी शिप जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से ले जाकर दिखा दें, मालूम हो जाएगा कि कौन-सा जो है किसका का जो है कब्ज़ा है और कौन कितने पानी में है। तो कुल मिलाकर जो है सूरत-ए-हाल ये है मुमताज़ भाई कि बहुत तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। तो ये जो है और उसके अलावा एक और अहम खबर ये आई है कि एक मुल्क है मुत्तहिदा अरब इमारात, उसने 2 टन गोल्ड जो कभी फ्रीज़ था, वो रिलीज़ कर दिया है। बड़े 2 जो है कार्गो प्लेन, वो जो है पहुँचे हैं ईरान में। उसके अलावा कुछ पैसे भी रिलीज़ किए हैं यूएई ने। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। जी। ये सही कह रहे हैं और ये खबर आई थी कि बड़े कार्गो जो है वहाँ पे गए हैं और ये बात बिल्कुल तय है और ये भी इसमें कहा जा रहा है अब्दुल वाहिद साहब कि ये अमेरिका के कहने के बाद ही ये हो रहा है और कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है वो बड़ी आहिस्तगी से ईरान के साथ कोई ना कोई मुआहदा ऐसा कर रहा है और ये बातें जो हो रही हैं ये महज एक दिखावा भी हो सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हसन रिजवी साहब लिखा ईरान ने जब इब्राहिम लिंकन पर हमला किया था तब अमेरिका के 7 अधिकारी मारे गए थे और अभी तक उस पे रिपोर्ट नहीं आई जबकि हंगामा मचा हुआ है। ये जो अब्राहम लिंकन वाली बात है अब्दुल वाहिद साहब, काफी हंगामा है अमेरिका के अंदर और आपस में भी वहाँ पे टकराव है और अब्राहम लिंकन में 5,000 लोग हैं। वहाँ पे टॉयलेट जो है वो जाम हो चुका है पूरी तरीके से, लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। फिर अभी खबर जो है सुबह मैं बात कर रहा था, तो जो बहरैन से खाना-पीना जाता था वाया बहरैन, तो चूँकि अब नाकेबंदी कर दी है ईरान ने, तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत दूर से फूड आता है। यानी 5,000 लोगों अगर 10,000 अंडे पर डे की ज़रूरत है, तो वहाँ सिर्फ 4,000 से 5,000 ही अंडे वहाँ पहुँच पा रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल है अब्राहम लिंकन की। हालाँकि अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका ने कहा है कि हम अभी अब्राहम लिंकन को भी मैं अल जज़ीरा पढ़ रहा था कि अभी वापस नहीं बुलाएँगे, लेकिन वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं और बड़े पैमाने पे लोग बीमार भी हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह की तस्वीर है, क्या नहीं लग रहा है कि अब्राहम लिंकन को अब जाना ही पड़ेगा और इनको पूरा जो है बॉर्डर खाली करना पड़ेगा? भाई कब तक पड़े रहेंगे? जंग तो अभी नहीं हो पा रही है। देखिए ऐसा है मुमताज़ भाई कि एक चीज़ पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई है कि झूठ बोलने में भी इनका कोई सानी नहीं है, ट्रंप एंड कंपनी का, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे ये लोग हों। अब आप बताइए बड़े-बड़े दावे करते हैं ये लोग कि भई हमने ये कर दिया, वो सब कर दिया, ये हो गया, फलाँ चीज़ हो गई। आप बताइए कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ये बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका ने जो ऐलान किया, कुवैत पर जब अटैक हुआ था, आज से 2 महीने पहले की बात है, तो उसने ये बोला कि भई नहीं वो एक फ्रेंडली फायर के अंदर हमारे जो है जो फाइटर जेट थे यूएस के, उनको नुकसान पहुँचा है। बाद में वो सारी बातें पूरी दुनिया के सामने आईं कि 60-70 साल पुराने अपने फाइटर जेट से ईरान ने जाकर के बमबारी की थी बाकायदे और उसके अंदर डिस्ट्रॉय हुए थे अमेरिकन वारप्लेन, जो कि कुवैत वगैरह में थे। अब आप देखिए कि ये चीज़ें भई कब तक
मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की कि वो कब तक छुपेगी, रिविलेशन हो जाता है। ऐसे ही से ही अब्राहम लिंकन है। एक रूजवेल्ट आ रहा था, जो कहाँ था, साउथ कोरिया के उस पे, वहां से उसको बुलवाया अमेरिका ने। वो आया, सबसे पहले वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, फिर उसको लगा कि मैं टारगेट में आ जाऊंगा, तो फिर वो जो है तकरीबन 200 माइल्स उसको पीछे ले गई है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो जो बात आपने कही है अब्राहम लिंकन के बारे में, ये जो है अमेरिकन वारशिप सबसे बड़ा वारशिप है, सबसे ज्यादा इश्यूज हैं। इस तरह की भी रिपोर्ट्स थी कि ईरान ने एक मिसाइल फायर किया था और वो मिसाइल हिट किया था। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था उसको, लेकिन वो थोड़ा बहुत नुकसान भी, वो थोड़ा नहीं, वो बहुत नुकसान होता है। उसके बाद ये है कि जो वहां पे है, अब आप बताइए कि एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कि भाई एक बाल बुलंद है उसका। अमेरिका का पूरा एक बाल बुलंद नहीं है, एक बाल पस्त हो गया है। कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई अमेरिका जो महाशक्ति था अब उसकी हालत ये हो गई है। तो जो आपके पास रिपोर्ट है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत जल्द, कुछ दिनों के अंदर, मुझे लगता है कि वो सारी की सारी चीजें मीडिया में सरफे अंदाज में वो सब चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। और फिर आपको ये भी नजर आएगा कि अब्राहम लिंकन दोबारा जो है वो अमेरिका के अंदर चला गया है, वहां पे रिपेयरिंग हो गई है। कुल मिलाकर ये है कि भाई एक समंदर के अंदर आपकी सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, सबकी ड्यूटी चेंज करनी पड़ती है वो सारी की सारी। अब हालत जंग के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा, क्या इतनी बड़ी फौज है, कितनी जगह इंगेज। अब आप देखिए कि कई हजार फौजी अमेरिका के, वो आज भी जापान में हैं, आज भी साउथ कोरिया में हैं। आपको मालूम है एक कंट्री है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान है या कजाकिस्तान ऐसे ही है, वहां पे क्या था कि भारत की एम्बेसी थी। एम्बेसी के ठीक सामने मालूम हुआ कि कोई होटल या फिर रेस्टोरेंट चल रहा है। बाद में जब जो है ये न्यूज पब्लिश हुई है, बहुत सारे अखबारात ने भारत के शाया की है, और ये गूगल पे ही मौजूद है, 3 दिन पहले की स्टोरी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन इंडियन एम्बेसी ने देखा कि भाई ये रात के वक्त इसमें ट्रकों वगैरह के बजाय, जो बात आपने बताई अभी कि ट्रंप किस तरह से छुप करके तुर्किया से उस ट्रक के अंदर से गया जिसके अंदर खाना वगैरह रखा जाता है, जिससे खाना सप्लाई होता है एरोप्लेन के अंदर। अब आप बताइए कि वैसे ही ट्रक जो है शाम तक तो उस तरह के ट्रक जाते थे, जब आधी रात गुजर जाती थी तो कुछ डिप्लोमेटिक जो है गाड़ियां जो है वो उसके अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर या उस होटल के अंदर जाती थी। तो इंडियन इंटेलिजेंस को शक हुआ, एम्बेसी को, कि भाई ये हमारे एम्बेसी के सामने ये क्या है, ये वाकई होटल ही है या कुछ और है चीज। बाद में मालूम हुआ कि वहां सीआईए के लोग और अमेरिका की एफबीआई तक के लोग डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे डिप्लॉय थे, और वो सारे भारत की जासूसी कर रहे थे। आपको मालूम है कि जब जो है ये मार्को रूबियो अभी 2-3 महीने पहले भारत आए थे, तो क्या अल्फाज थे मार्को रूबियो की? अल्फाज ये थे कि हम चीन वाली गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे, हम भारत को कोई ऐसा स्पेस नहीं देंगे कि वो आगे चल करके हमारे लिए चीन साबित हो या हमारे लिए खतरा बने। तो आप बताइए कि इनका इस तरह का है। उसके बाद भारत ने शिकायत की वहां की गवर्नमेंट से, उस गवर्नमेंट ने जब इंक्वायरी बिठाई तो वहां कई सारे अमेरिकन डिप्लोमेट और इंटेलिजेंस के बंदे पकड़े गए, और फिर उनको जो है वहां से पूरे का पूरा उस पूरी बिल्डिंग को क्लोज डाउन करना पड़ा। तो आप बताइए अमेरिका ये है। तो हेनरी किसेंजर ने जो बात कही थी कि भाई अमेरिका का जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, लेकिन जो दोस्त हैं वो भी जो है उनको भी अमेरिका दुश्मन ही मानता है। मीन्स के इफ यू हैव फ्रेंड लाइक यूएस, यू डोंट नीड एन एनिमी। तो कुल मिलाकर यह है कि आप देखिए, और जो बात आपने अभी कही कि भाई मार्को रूबियो को तो उसी प्लेन में रखा गया था एयरफोर्स वन में, लेकिन बाइडन उतर गया। तो क्या आपको मालूम नहीं है, एक लेडी है रॉबिन राफेल, उनके शौहर थे मिस्टर राफेल, एम्बेसडर थे पाकिस्तान के जियाउल हक के साथ। जियाउल हक के साथ प्लेन में अमेरिका ने बाकायदे बिठाया और फिर जियाउल हक के प्लेन को उड़वा दिया। पूरी दुनिया जानती है, इस पर बहुत सारी किताबें आई हैं। एक मिर्जा असलम बेग थे, और बहुत सारे जो है जनरल्स वगैरह थे पाकिस्तान के, जिन्होंने उसको रिवील किया है कैसे हुआ। तो अमेरिका की तो तारीख ये रही है कि उसने अपने एम्बेसडर्स तक को भी दूसरे लोगों के साथ रख करके मरवा दिया है। तो मार्को रूबियो या कोई भी है अभी आप देखिए कि वो जो थी एक स्पोक्स पर्सन थी, क्या नाम था, वो एक लेडी थी व्हाइट हाउस की,
कई बार बहुत सारे नाम अचानक आते हैं और वो ज़हन से निकल जाते हैं। कल तो कल जो है उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर कर दिया। अब जब रेजिग्नेशन हुआ तो उसके बाद ट्रंप का बयान क्या आया? ट्रंप का बयान ये आया कि भाई हम इनको जो है नवंबर का जो इलेक्शन है, हम उसमें इनका इस्तेमाल करेंगे। ये जो है कैंपेनिंग करेंगी पार्टी के लिए। तो कुल मिलाकर ये है कि भाई वहाँ पे अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर में बता दूँ मुमताज़ भाई कि अमेरिका के फ़ौज के अंदर ट्रंप के खिलाफ बगावत हो चुकी है। ये कब तक उसको छुपाएँगे, कब तक दबाएँगे, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने ये भेद खुल जाएगा कि किस तरह से ट्रंप के खिलाफ माहौल बन गया है और ईरान नवंबर तक इसीलिए इस सारे मामले को खींचना चाहता है। ईरान को मालूम है नवंबर में मिड टर्म पोल है। जैसे ही ट्रंप हारेगा, यानी इसकी पार्टी, फिर आप देखिए बगावत के सुर कितने तेज़ होते हैं। तो इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या। तो ये जो है ट्रंप और ट्रंप का जितना बड़ा गैंग है, इन सब की पोल खुलने वाली है बहुत जल्द। जी मुमताज़।